हेलो एंड गुड इवनिंग। आज 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और उसका जो थीम रखा गया है वो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। आज पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि जैव विविधता की मानव जीवन और इस पूरी प्रकृति के लिए क्या महत्वता है, इंपॉर्टेंसी क्या है और किस प्रकार ये हमारे पूरी जिंदगी में हर जगह कनेक्ट है। इसके बिना ये पूरी पृथ्वी क्या है, अधूरी है। जब हम विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा कर रहे हैं तब हमें गांधी जी के एक उस स्लोगन को, उस वाक्य को ध्यान रखना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पूरी प्रकृति यानी पूरा पर्यावरण इस पृथ्वी पर संपूर्ण मानव जाति की नीड्स को फुलफिल कर सकता है पर एक व्यक्ति के लालच को नहीं कर सकता है। और जब हम इस पर आगे चर्चा कर रहे हैं तब अगर हम इस पूरे पर्यावरण से संबंधित विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें उत्तराखंड का जिक्र ना हो, उत्तराखंड के बारे में ना कहा जाए, तब ये पूरा क्या हो जाएगा, एक अधूरा सा पार्ट हो जाएगा। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप यहां देख रहे होंगे, यहां एक कथन लिखा हुआ है चिपको मूवमेंट। और चिपको मूवमेंट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि चिपको मूवमेंट 1972 में जो उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था, उसने पूरी दुनिया में 1972 में जो एक आंदोलन शुरू हुआ उत्तराखंड के रैणी गांव से, चमोली में जो पड़ता है, उसने पूरी दुनिया में एक अलग जगह दी। एक ऐसा विषय दे दिया जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या प्रकृति सच में मानव के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जब कोई व्यक्ति, इसी पृथ्वी पर रहने वाला कोई व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाता है तो कुछ लोग उसे बचाने के लिए उन पेड़ों से, उन जंगलों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, ये एक जो मानव ह्यूमनिज्म जिसे हम कहते हैं, मानवतावाद, उसका जो एक लक्षण हमने दुनिया के सामने रखा उत्तराखंड वासियों ने, वो अपने आप में बहुत ही गौरवशाली है। जरा इसके बारे में चर्चा करें। ये जो आंदोलन आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये गौरा देवी हैं, ये चंडी प्रसाद भट्ट हैं और ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा। इनके बारे में आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इन्हें इस आंदोलन, पूरे आंदोलन को लीड किया जंगलों को काटने से बचाने के लिए। और देखिए, जब महिलाओं ने जंगलों में जाकर, जंगलों में जितने भी पेड़ थे उनसे चिपक कर उन पेड़ों की रक्षा करी, तो पूरी दुनिया में एक विचार एक आया, इको फेमिनिज्म, है ना, नारी पर्यावरणवाद। एक नया एक विचार निकला कि आखिर पूरी दुनिया में महिलाओं में, उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनमें ये विचार आया कैसे कि वो इस प्रकार से पेड़ों से चिपक रही हैं। और ये उन्होंने ये बताया कि एक नए विचार के साथ हम पूरी दुनिया को कैसे बचा सकते हैं और इनका योगदान हमारे जीवन में कैसे है। ये इसी आंदोलन का एक नारा पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से फेमस हुआ, यानी आज भी उसे सुना जा सकता है। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, ये हैं जिंदा रहने के आधार। ये जो पूरा डायलॉग है ना, इसमें आप देख सकते हैं पर्यावरण जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका एक सार है, इसेंस पार्ट है वो। ठीक है, तो वर्ष 1972 से ही विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने की कवायद कैसे शुरू हुई, जरा इसके बारे में हम चर्चा करें। तो 1972 से लेकर 1972 से लेकर और 2015 पेरिस तक का इसका सफर कैसे रहा है। यानी ये आपने देख रहे होंगे, ये एफिल टावर है यहाँ पर हमने जो बीच में लगाया है। और वर्ष 2015 में कोप 21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में इस पर भी चर्चा करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप 21। और 2019 में, 2019 में कोप 25 की जो बैठक हुई है उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। और जो 2020 में कोप ऑफ जो कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज की जो बैठक है 2020 में कहां होने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन इस पूरे सफर को देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ। 1972 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन के साथ पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट के विषय को एक नए तरीके से छेड़ा गया, आगे बढ़ाया गया। तो 1972 में जब ये सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम में, आप देख होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉकहोम। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर इसका पूरा नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट, ये पहला सम्मेलन था। इसी समय ये डिसाइड किया गया था कि हमें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाना है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों के अध्ययन में, स्टडी में इन्वायरमेंट विषय को जोड़ने के लिए, और ये पढ़ने के लिए कि बिना इन्वायरमेंट के इस पृथ्वी पर रहना क्या है, नामुमकिन है।
इस विषय पर चर्चा हुई और 5 जून के बारे में ऑब्जर्व करने के लिए बैठकें भी आगे 1974 से हमने प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ भी किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उस पूरे विषय पर, जिस विषय पर पर्यावरण के संबंध में या पर्यावरण को बचाने के लिए एक आंदोलन छेड़ा गया। ये भी एक प्रकार का मूवमेंट आप मान सकते हैं। आगे देखिए 1972 के बाद 1992 में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ और अर्थ समिट के नाम से भी इसे जानते हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1992 अर्थ समिट को हम आगे वाली स्लाइड्स में बहुत अच्छे से डिबेट करेंगे, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूं, क्योंकि ये समिट हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये वाला समिट एक ऐसा समिट था जिसके जो क्रियाकलाप हैं, जो इसके प्रोग्राम्स हैं, वो इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे इफेक्टेबल तरीके से हुए। तो उनको सबको हमने बहुत अच्छे से देखना है। फिर देखिए एनुअली सिंस ये हुआ 1995 में, ये कोप मीटिंग्स हुई और कोप मीटिंग्स यहाँ से होना प्रारंभ हुई। उसके बारे में कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या क्या है, प्रत्येक साल जितने भी मेंबर हैं वो अपना कॉन्फ्रेंस करते हैं और उससे रिलेटेड 1 2 3 4 और आज 2019 में 25th समिट खत्म हुआ। 2020 में 26 कोप 26 का सम्मेलन होने वाला है, नवंबर में होने वाला है 2020 में, वो हम अभी आगे देख ले रहे हैं। फिर 1997 में 1977 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जो भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जापान के क्योटो में सम्मेलन हुआ, इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसी सम्मेलन में पहली बार ओजोन लेयर और ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैसेस का क्या किया गया, आइडेंटिफिकेशन किया गया और ये डिक्लेरेशन किया गया कि इन गैसेस को लगातार क्या करना है, रिड्यूस करना है ना। और इसकी जो टाइम पीरियड है, यानी जो 1997 में जो ये बताया गया था कि भाई हमें जो कार्बन गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं या ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस हैं, उनको जो एक बताया गया था कि इस सीमा तक हम खत्म करने वाले हैं या खत्म कर देंगे, उसकी मियाद टाइम पीरियड खत्म हो रहा है 2020 में। तो पेरिस सम्मेलन किस रूप में आगे लागू होगा और क्योटो प्रोटोकॉल की सीमा समय क्या आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिर 2007 में बाली में सम्मेलन हुआ, 2009 में कोपेनहेगन में सम्मेलन हुआ, फिर 2011 में डरबन में हुआ, 2014 में लीमा में सम्मेलन हुआ। लीमा समिट में हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, वो भाग लेने गए थे। 2015 में नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करने गए थे पेरिस में, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस सब सम्मेलनों पर चर्चा करने से पहले देखिए 2015 पे जो समिट हुआ उसके बारे में हमें डिटेल आगे देखना है, लेकिन जरा हम ये देख लेते हैं कि 1972 के बाद क्या क्या कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो जरा ध्यान दें, 1972 में जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में ये स्लाइड है यहाँ पर। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम, इनने पूरा ये रखा 5 जून, यानी कि 5 जून 1972 को हमने ये डिक्लेरेशन किया कि हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाएंगे, हम मनाएंगे विश्व, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, ठीक है। और इसी समय इसी सम्मेलन में 1972 में ही एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, कीनिया की राजधानी है नैरोबी में। ये आज पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण से जुड़े हुए सभी प्रोग्रामों को लीड करता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो पहले सम्मेलन में हुआ। दूसरा सम्मेलन जरा ध्यान दें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनके बारे में डिबेट कर रहा हूं। रियो डी जेनेरियो वाला 1992 में जो समिट हुआ, जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, जिनका हमारे जीवन में और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में किए गए कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण जिनका रखा जाता है वो है 1992 का अर्थ समिट। इसमें क्या क्या काम किया गया जरा ध्यान दें। इनमें पहले बनाया गया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि इसकी स्थापना की गई, पहला प्रोग्राम। ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो अर्थ समिट से निकल कर आए। आउटकम क्या थे, यानी कि इसके आउटकम क्या थे, और इसके आउटकम में पहला क्या बनाया गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी ये जैव विविधता के लिए क्या क्या काम करना है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंसी है, उससे रिलेटेड किस प्रकार की स्टडी को आगे बढ़ाना है, उन सबसे रिलेटेड प्रोग्राम क्या। दूसरा UNFCCC, आप जानते हैं UNFCCC बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। इनके बारे में हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे क्या है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इज अ कॉम्बैट डाइवर्सिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन, यानी डेजर्टिफिकेशन आप जानते हैं कि जंगलों को जब काटा जा रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, डेजर्ट में, है ना। तो वो जो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है उन्हें रोकने के लिए क्या क्या प्रोग्राम किया जाना चाहिए।
फिर है रियो डिक्लेरेशन क्या था, फिर एजेंडा 21, ये एग्जाम में कई बार डिक्लेयर हुआ है। एजेंडा 21 कब डिक्लेयर किया गया, एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, एजेंडा 21 में कितने पूरे के पूरे प्रिंसिपल रखे गए थे, ये सारे के सारे। फिर है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल जंगलों से रिलेटेड क्या क्या काम किए गए, उन सबसे रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो आगे इस वाली स्लाइड में देख सकते हैं क्या क्या काम हुआ। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उससे रिलेटेड ये है कि उसमें किन किन चीजों को देखा गया। डाइवर्सिटी आप जानते हैं, जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता उसे कहते हैं कि जिस क्षेत्र पर यानी जहां पर एक ही स्थान पर पेड़ों की, जानवरों की बहुत ज्यादा स्पीसीज, जातियां रहती हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे पर उनकी क्या पाई जाती है, निर्भरता पाई जाती है, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। Many fauna and flora are living in a one place, तो उसे जैव विविधता कहा जाता है। उसका क्या इंपॉर्टेंसी है, उस विषय पर भी इस पर चर्चा करने के लिए बनाया गया। दूसरा आप देख सकते हैं कि और क्या क्या एजेंडा 21 में और क्या क्या बताया गया था। क्या बताया गया था, फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जैसे क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए, ये प्रोग्राम। डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए भी इसी में एक काम किया गया था, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग, डेजर्टिफिकेशन के लिए। इस सब का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और उससे रिलेटेड काम को आगे बढ़ा सकते हैं, नोट्स बना के बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, आगे जरा चलें। ये भी इसी से रिलेटेड, रियो डिक्लेरेशन क्या था, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स क्या हैं, एजेंडा 21 में क्या क्या रखा गया था। एजेंडा 21 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एजेंडा 21 में कई सारे सेक्शंस हैं, ये लगभग 300 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं इसमें डालने के लिए। ठीक है, अब जरा आगे देखें हुआ क्या क्या काम, विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए किन कामों को आगे बढ़ाया गया। तो कामों को जिनको आगे बढ़ाया गया उनमें से एक काम ये था कि लगातार इसके सम्मेलन होते रहे। पेरिस सम्मेलन 2015 तक जब लगातार सम्मेलन होते रहे, तो जरा इसके बारे में देखें। तो पेरिस सम्मेलन जब 2015 में हुआ, जिसमें सारे देशों की जो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे उन्होंने भाग लिया, तो उसमें ये हुआ था भाई, डिक्लेयर ये हुआ था, उसका जो डिक्लेरेशन था कि क्योटो प्रोटोकॉल का समय सीमा 2012 में खत्म हो रही थी, 2012 से 15 तक इसलिए टाल दिया भाई कि बनाना है कि 2000 आगे किस प्रकार का बाउंडेशन या एक कानून बनाया जाएगा कि सारे दो लोग कार्बन का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसेस या जो ओजोन लेयर को बैड इंपैक्ट वाली जो गैसेस हैं उन्हें कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके लिए एजेंडा तैयार होना था। तो पहले इसकी रूपरेखा लीमा में बनाई गई थी कि कैसे कैसे आगे किया जाएगा, उसे फाइनल टच देना था 2015 में पेरिस में सम्मेलन हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे बराक ओबामा ने इसमें खूब पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से इसे क्या किया, लीड किया और अच्छा बताया इसे। और ये डिसाइड किया गया कि जरा 2 पॉइंट देखिए जिनको लेकर आगे आपत्तियां हुई, मेनतः पेरिस सम्मेलन जिसकी वजह से फेल माना गया। एक तो था कि इस ग्लोबल टेम्परेचर को, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, वैश्विक औसत तापमान है, उसे 2 डिग्री से कम रखना, यानी 1.5 डिग्री के आसपास रखना। ठीक है, पहला। और इसके लिए यानी टेम्परेचर को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन जो गैसेस हैं या ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ओजोन लेयर को बैड इंपैक्ट पहुंचाने वाली जो गैसेस हैं, उनको क्या करना है, रिड्यूस, यानी उनका उत्सर्जन कम करना है। और उनका उत्सर्जन जब हम कम करेंगे तो कई सारे डेवलप्ड कंट्रियां हैं, उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। क्यों, मान लीजिए भारत है, चीन है, ये अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो ये कार्बन का उत्सर्जन क्या करती हैं, ज्यादा, क्योंकि यहां पर अभी घर बनने हैं, रोड बननी है, सारे मैन्युफैक्चरिंग के काम होना तो इन देशों में बाकी हैं। भाई अमेरिका में तो सारे काम लगभग हो चुके हैं जिनसे ज्यादा कार्बन निकलता है और उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी भी है, तो भारत जैसे देशों ने कहा भाई हमारा तो विकास रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या डिसाइड किया, तो इस पर यह डिसाइड हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक $100 बिलियन का, यानी $100 बिलियन का एक फंड बनाया जाएगा, ग्रीन फंड बनाया जाएगा, और जिसमें प्रत्येक डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या करेगा, बहुत भारी भरकम रकम रखेगा। क्लियर हुआ। अब भारत ने बोला भाई ठीक है, भारत चाइना जैसे देशों ने कहा भाई ठीक है, हमारे लिए जो फंड आ जा रहा है ग्रीन फंड, उससे हम अपना विकास कर लेंगे और कार्बन को उत्सर्जन भी कम कर लेंगे। ठीक है, अब अमेरिका भी इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाला था, तो सारा का सारा तैयार हो गया एकदम कि भाई ठीक है 2020 में इसका लागू करना है। अब क्या हुआ आगे, 2016 में इलेक्शन हो गए अमेरिका में और प्रेसिडेंट बन गए वहां के कौन, डोनाल्ड ट्रंप। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप बने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई कि भाई पेरिस समिट तो ठीक है, हम मानने के तैयार हैं भाई, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री से कम रखना है।
ठीक है, इसके लिए कार्बन उत्सर्जन जो गैसेस है उनको रिड्यूस करना है। लेकिन जो ये पैसे वाली बात है, मैं इसको नहीं मान रहा भाई, पैसे वैसे हमारा हम नहीं दे रहे हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने कहा कि अमेरिका का विकास करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, इस ग्रीन फंड में पैसा देने के लिए क्या कर दिया, मना। और बल्कि उन्होंने इससे एक कदम और आगे बढ़े, उन्होंने कहा भाई हम क्या होते हैं, पेरिस समिट से बाहर निकलते हैं। जैसे पेरिस समिट से अमेरिका बाहर निकला, इसका औचित्य क्या हो गया, खत्म। यानी औचित्य कहने का अर्थ यह है कि भाई दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा फंड करने वाला देश है, उसने ही जब इसका बाइकआउट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम्स आनी खड़ी हो गई। सारे देशों ने कहा भाई, यूरोपियन कंट्रीज ने कहा भाई अमेरिका तुमने सही नहीं कहा, अमेरिका राष्ट्रपति आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड कैसा है, वो किसी की सुनते नहीं है। तो जब ये हुआ तो इसके बाद आगे बढ़ी ही नहीं बात। फिर क्या हुआ, वर्ष 2019 में कोप, अब मैं जरा कोप के बारे में चर्चा कर दूं। जब मैं कोप के बारे में चर्चा कर रहा हूंगा तो जरा ध्यान दें, कोप के बारे में चर्चा देखिए। कोप कहने का अर्थ हुआ कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी, कोप, ठीक है। वर्ष 2019 में कोप हुआ 25, ठीक है। ये सभी लोग को दिख रहा है, कलर का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कोप 2020 ये होने वाला है स्कॉटलैंड में, ये होगा 26 वाला, ठीक है ना। तो ये जो 2015 वाला था, अगर आप माइनस करते हुए चलेंगे तो जो 2015 वाला था वो था कौन सा, 21, ठीक है। अब ये कोप 21 क्या है, ये जरा समझ लीजिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, बड़े सम्मेलन, जैसे ये सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन, ये तो 4-5 सालों के अंतराल में होते हैं, या मान ली इसमें जो डिक्लेरेशन किया गया था वो इस वाले में खत्म हो रहा है, 10 साल बाद खत्म हो रहा है, तो 10 साल बाद सारे देश मिलेंगे एक साथ, ठीक है। लेकिन कोप क्या है, कोप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि ये प्रत्येक साल मिलते हैं। प्रत्येक देश का एनवायरमेंट मिनिस्टर मिल जाएगा, या उससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति होगा वो मिलने जाएगा, जहां भी जो भी कंट्रीज को होस्ट कर रहा होगा उस देश में इसका सम्मेलन होगा। तो प्रत्येक साल प्रत्येक कंट्रीज के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर बनते हैं वो एजेंडा तैयार करते हैं। क्या एजेंडा तैयार करते हैं कि जैसे 2015 में क्या क्या किया जाएगा, उन पार्टीज ने उन लोगों ने एजेंडा तैयार किया। 2020 में क्या होगा, तो ये लोग एजेंडा बना रहे हैं। अभी 2019 में मैड्रिड में इसका सम्मेलन हुआ था, ध्यान दें, स्पेन मैड्रिड और चिली में, दोनों ने ही ज्वाइन किया था, लेकिन चिली में हो नहीं पाया था, तो मैड्रिड में हुआ ये। तो मैड्रिड में जब हुआ ये, तो इसमें डिक्लेरेशन किया गया भाई कि फिर से वही फंड बनाने वाली बात, टेम्परेचर रिड्यूस करने वाली बात, और ये भी फिर भी क्या हो गया, फेल। यानी सारे देशों के बीच में एक मत नहीं हो पाए, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2019 वाला क्या हो गया, फेल। फिर कोप 26 स्कॉटलैंड में होने वाला है नवंबर में। तो देखिए इससे क्या उम्मीदें हैं पूरी दुनिया को, और पेरिस सम्मेलन क्या लागू हो पाता है या नहीं हो पाता है, इन सब विषयों पर ये था, ठीक है। तो पेरिस सम्मेलन पर सारे देशों का रुख क्या होगा, किस प्रकार से आगे काम होगा, ये भी हमें देखना होगा। और 2020 में जो क्योटो प्रोटोकॉल की समय सीमा खत्म हो रही है, उसके बाद किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए एक नया प्रावधान लाया जाएगा, उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2020 में जो होने वाला है, 26 होने वाला है स्कॉटलैंड में, उससे क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। तो चलिए ठीक है, ये था एनवायरनमेंट पर आज हमारा ब्रीफ इंफॉर्मेशन।